आप सभी को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को पलवन के बारे में बताऊंगी। पलवन को विशदीकरण या विस्तारण भी कहते हैं। पलवन का अर्थ होता है बढ़ाना या विकास करना। जिस प्रकार बीज को मिट्टी में बोने के पश्चात जब वह पनपता है तो पानी, धूप तथा वायु के संसर्ग से वह रूप, रस, गंध से युक्त होता है। तब यह बीज पौधे और फिर पेड़ के रूप में पल्लवित हो जाता है। इसी प्रकार कुछ विद्वान तथा लेखक अति अल्प शब्दों में अधिक भाव, विचार या विस्तृत अर्थ की अभिव्यक्ति करने में पारंगत होते हैं। जैसे महाकवि बिहारी अपने दोहों में गागर में सागर भरने के लिए विख्यात हैं। उनके दोहों का पलवन उनमें निहित भिन्न भिन्न अर्थों का स्पष्टीकरण कर सकता है। इस प्रकार पलवन संक्षेपीकरण के विपरीत होता है। विपरीत अर्थात उल्टा होता है। अनेक बार समय के अभाव तथा मितव्यता के कारण विस्तृत कथन या भाव को अति संक्षेप में कहा जाता है, जबकि कई बार छोटी छोटी उक्तियों में इतनी गंभीर गुण बात कह दी जाती है कि सामान्य व्यक्ति उसे समझ ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में उस उक्ति पर, उस कथन पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है। इस चिंतन की प्रक्रिया में उस उक्ति में निहित विभिन्न भाव तथा विचार उभरकर सामने आते हैं। जिस प्रकार एक कोम्पल पल्लव के रूप में विकसित होता है, अब आप सोचेंगे कोम्पल किसे कहते हैं? तो कोम्पल जब पौधे से जब छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं तो बहुत ही नरम होती हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो उसे कोम्पल कहा जाता है। लेकिन वो जैसे ही वो कोम्पल धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो क्या पत्ती का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से एक कोम्पल पल्लव के रूप में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। पल्लव अर्थात पत्ते के रूप में विकसित हो जाता है। तो पलवन अर्थ के स्पष्टीकरण में सहायक होता है। इस प्रकार पलवन का अर्थ है किसी सुगठित, सुगुम्फित, सूत्रबद्ध तथा सुविचारित उक्ति, लोकोक्ति अथवा विचार को विस्तार से स्पष्ट करना ही पलवन है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। पलवन का अर्थ है किसी सुगठित, सुगुम्फित, सूत्रबद्ध तथा सुविचारित उक्ति, लोकोक्ति अथवा विचार को विस्तार से स्पष्ट करना ही पलवन है। ये पलवन का अर्थ था। अब मैं आगे आपको बताऊंगी पलवन के नियम। तो पलवन अथवा विस्तारण किसी भी व्यक्ति के भाषा पर विशेष अधिकार का परिचायक होता है। पलवन से जहाँ एक ओर व्यक्ति विशेष की बोधगम्यता का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर वक्ता अथवा लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता का पता चलता है। पलवन करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, सर्वप्रथम पलवन हेतु प्रस्तुत सूक्ति को भली प्रकार से पढ़कर उसके मूल अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मूल अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, सूक्ति के मूल अर्थ को समझकर, पहले हमने क्या किया? मूल अर्थ को समझा। और दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है? सूक्ति के मूल अर्थ को समझकर उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, जिससे उसमें निहित अर्थ अथवा विविध भाव पूर्णतया स्पष्ट हो जाए। तीसरा, वाक्य के अर्थ को
भली प्रकार समझकर यह सोचने का प्रयास करना चाहिए कि लेखक ने प्रस्तुत वाक्य किस उद्देश्य तथा प्रसंग को ध्यान में रखकर लिखा है। चौथा, पलवन करते समय मूल भाव से संबंधित तथ्यों, अन्य विद्वानों तथा मनस्वियों के द्वारा प्रस्तुत समान भाव अथवा विचारों का भी ध्यान करना चाहिए। अब हम आगे बताएंगे आपको पांचवा। जो भी बात कहना चाहते हैं, पांचवा क्या है? पांचवा है जो भी बात आप कहना चाहते हैं वह मूल विषय से संबद्ध होनी चाहिए। भाषा के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। छठवां, विचारों के प्रस्तुतिकरण में एक निश्चित क्रम होना चाहिए तथा विचारों का प्रस्तुतिकरण तर्कसंगत रूप से होना चाहिए। सातवां, मूल विचार की पुष्टि के लिए यथासंभव उदाहरण तथा दृष्टांत भी दिए जा सकते हैं। आठवां, पलवन में उक्ति में निहित मूल भाव या विचार की पुष्टि तथा व्याख्या ही की जाती है। विरोधी मत अथवा टीका टिप्पणी की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। नौवां, अप्रासंगिक तथा अनावश्यक कथन तथा विचारों के प्रस्तुतिकरण से उतना ही बचना चाहिए जितना आवश्यक बातों के परित्याग से बचा जाता है। अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक पुनरावृत्ति यानी बार बार एक ही शब्द को, एक ही वाक्यों को नहीं लिखा जाना चाहिए। 10वां, पलवन में विस्तारण सदैव अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। 11वां, पलवन में यदि शब्द सीमा निर्धारित की गई है तो प्रयास कीजिए आप कि विस्तारण लगभग उसी सीमा के अंतर्गत हो। 12वां, पलवन करते समय लेखक का ध्यान सदैव मूल विचार पर ही रहना चाहिए। मूल भाव से भटकाव पलवन के उद्देश्य के प्रतिकूल होता है। 13वां नियम है, यदि पलवन हेतु प्रस्तुत वाक्य अथवा उक्ति में किसी ऐतिहासिक घटना अथवा अंतर कथा का संकेत है तो उस घटना तथा कथा को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। 14वां नियम, भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए ताकि विचारों में स्पष्टता हो, लोग उसे आसानी से समझ सकें। 15, पलवन का उद्देश्य भी मूल भाव का स्पष्टीकरण है, अतः भाषा अलंकारिक तथा द्रुह नहीं होनी चाहिए। यथासंभव सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। सोलहवां नियम है, पलवन के आलेख को पुनः पढ़ना चाहिए। पलवन करने के बाद पलवन के आलेख को पुनः यानी फिर से पढ़ना तथा उनमें भाव तथा विचारगत संशोधन करना आवश्यक होता है। यदि आलेख में कोई व्याकरणिक त्रुटि रह गई है तो उसका निराकरण भी परम आवश्यक है। तो ये था पलवन के नियम। यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को उदाहरण भी बताऊंगी कि पलवन किस प्रकार किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे क्रोध अंधा होता है, क्रोध अंधा होता है, इसका पलवन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्रोध क्या होता है? अंधा होता है, क्योंकि क्रोधी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्रोध दो प्रकार का होता है, पहला सात्विक क्रोध, दूसरा तामसिक क्रोध। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपको सात्विक क्रोध के बारे में समझना है। सात्विक क्रोध अन्याय और दुराचरण के प्रति व्यक्ति के विरोध को अभिव्यक्त करता है, और तामसिक क्रोध का
कोई तर्कसंगत कारण नहीं होता। यह व्यक्ति के स्वभाव का अंश होता है। जैसे कुछ लोग स्वभाव से ही क्रोधी होते हैं, तो क्रोध में मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। क्रोध में मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसकी शारीरिक आकृति भी विकृति हो जाती है। उसकी आंखें, क्रोध में उसकी आंखें लाल हो जाती है, चेहरा तमतमा जाता है, नथुने फड़कने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसका अपनी भाषा पर भी नियंत्रण नहीं रहता। वह जो मन में आता है बोल देता है, बिना यह सोचे हुए कि उसके द्वारा कहे गए शब्दों का क्या परिणाम होगा। उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। वह उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता है, इसलिए क्रोध को अंधा कहा जाता है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति दिशाहीन होता है, उसे दिशा का ज्ञान नहीं होता, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके गलत दिशा में जाने और स्वयं को क्षति पहुंचाने की संभावना बनी रहती है। उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति भी क्रोध में संयम एवं विवेक के नष्ट हो जाने के कारण क्रोध के आलंबन को तो हानि पहुंचाता ही है, स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बार सुनने में आता है कि क्रोधी व्यक्ति ने क्रोध में अमुक व्यक्ति की हत्या कर दी, या क्रोध के आवेश में स्वयं आत्महत्या कर ली। इसलिए क्रोध अंधा होता है, क्योंकि नेत्रहीन व्यक्ति की भांति क्रोध में पागल व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। प्रसिद्ध कवि दिनकर जी ने अपनी कविता में भी लिखा है कि जब काल मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तो उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। अच्छे अच्छे दिमाग वालों का दिमाग काम नहीं करता जब उनके सामने परेशानी आती है। तो ये था क्रोध अंधा होता है का पलवन। अब आगे देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका पलवन करते हैं। व्यक्ति की सफलता उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जिसकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ होती है वह मनुष्य सफल होता है। कुछ व्यक्ति कार्य के आरंभ में ही इच्छा शक्ति के अभाव में डगमगा जाते हैं और हार स्वीकार कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति कार्य के आरंभ करके मध्य में यानी बीच में ही छोड़ देते हैं, किंतु जिनका मन प्रबल होता है वे चाहे कितनी ही विघ्न बाधाएं क्यों न आए, अपना कार्य अवश्य पूर्ण करते हैं। सफल वही होता है जिसका मन पराजय स्वीकार नहीं करता। बड़े से बड़े योद्धा भी मन की प्रबलता के अभाव में पराजय का मुंह देखते हैं, अर्थात हार का मुंह देखते हैं। अगर आपको जीतना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो पहले तो आपको अपने अंदर दृढ़ शक्ति को जगाना होगा। आपको हर मुसीबतों का सामना करना होगा। इसलिए जब महाभारत के मैदान में विपक्षी सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन का मन डामाडोल होता है, तो कृष्ण उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इसी प्रकार महान वैज्ञानिक तथा आविष्कारक भी मन की एकाग्रता के साथ कार्य करते हुए तकनीक तथा आविष्कारों के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। सफलता उसी का वर्ण करती है जिसका मन सशक्त एवं प्रबल होता है, जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी अपने कर्तव्य पथ पर टिका रहता है तथा जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन से पराजय को स्वीकार नहीं करता।
इसी को कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से ठान लिया कि मुझे जीतना है, मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप हर मुश्किलों का सामना करेंगे। लेकिन अगर आप मन से ही हार जाते हैं, मतलब किसी कार्य को करने से पहले ही अगर आपने सोच लिया कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो आप जीत कैसे सकते हैं। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका पलवन समझिएगा। जिस प्रकार आधा भरा हुआ घड़ा, अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, जिस प्रकार आधा भरा हुआ घड़ा छलकता रहता है, उसी प्रकार अल्पज्ञानी अर्थात जिसे थोड़ा ज्ञान होता है अल्पज्ञानी मनुष्य अपने विषय में बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है, और अपूर्ण ज्ञान घातक होता है, अधूरा ज्ञान घातक होता है। अपूर्ण ज्ञानी अपनी विद्वता का मिथ्या प्रदर्शन करके उपहास का पात्र बनता है। मिथ्या प्रदर्शन अर्थात गलत प्रदर्शन, झूठा प्रदर्शन करके उपहास का, हंसी का पात्र बनता है। अल्पज्ञानी या कम जानने वाला व्यक्ति अपने विषय में चाहे कितना मिथ्या प्रचार करे, कितना गलत प्रचार करे, लोग उसकी असलियत जान ही जाते हैं। उसका विद्वान या ज्ञानी बनने का ढोंग उसका भेद भली प्रकार खोल देता है। वास्तव में जो विद्वान होता है वह गंभीर होता है, उसे स्वयं अपने विषय में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं होती, वरन उसका कार्य ही उसके ज्ञान का परिचायक होता है। वह बिना कुछ कहे ही यश एवं प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। कहीं शूर तुलसी ने अपने यशोगान का प्रयास किया था, तब भी विश्व साहित्य में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। संस्कृत में कहा भी गया है कि बाढ़ आने पर छोटी छोटी नदियां उफनती हैं, लेकिन समुद्र शांत एवं गंभीर रहता है। निम्न कोटि के मनुष्य व्यर्थ का दिखावा करने में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, जबकि दिखावा तो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वास्तव में आप सही हैं, आपके अंदर ज्ञान है, तो वो आपके संस्कार, आपके व्यवहार, आपके कर्म से पता चल जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है, बढ़ चढ़ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो ये था अधजल गगरी छलकत जाए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा।